गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 104 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर 1। ठीक है, इस टेस्ट का पीडीएफ जो है आप नाइट में या फिर नेक्स्ट डे मतलब कल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल्डन लंगूर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य और भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है और IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब लुप्तप्राय प्रजाति है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत में ये असम राज्य में और भूटान के अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है, पहला वाला भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य और भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। गोल्डन लंगूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेड़ों के ऊपरी कैनोपी का उपयोग करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके रास्ते में जो है 3 फेज इलेक्ट्रिक तार पड़ती है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा जो है इनको बना रहता है। भारत के असम राज्य में गोल्डन लंगूर का जो क्षेत्र है वो 3 नदियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी नदी है वो? दक्षिण में ब्रह्मपुत्र है, पूरब में मानस है, मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और पश्चिम में है संकोश रिवर। संकोश रिवर से रिलेटेड प्रश्न सुबह तो आया था ना UPPCS की टेस्ट सीरीज में। देखिए, इनकी उत्तरी सीमा जो है भूटान में जो है समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में गोल्डन लंगूर लुप्तप्राय प्रजाति है, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है गोल्डन लंगूर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? कौन सी नदी है भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र? इनमें से एलिमिनेट करें। तीस्ता नहीं है, बताइए कौन सी है। लोहित नहीं है, बताइए कौन सी है। कामेंग नहीं है, कौन सी है? मानस नदी, ऑप्शन नंबर ए। तो मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक पर्वतीय नदी है। इस नदी की कुल लंबाई है 400 किलोमीटर और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है 24 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, 272 किलोमीटर बहती है भूटान में, और 104 किलोमीटर भारत के असम राज्य में बहती है। यह भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अधिकरण, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे क्या? इन्हें भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था क्या? और अनुच्छेद 223A में प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान है क्या, या उससे संबंधित है क्या ये अनुच्छेद? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल पूछे जाते हैं पेपर में, पूछा जा सकता है इनका आर्टिकल, पूछा जा सकता है इनका भाग तक पूछा जाता है जोड़े मिलाने के लिए। तो पहला वाला करेक्ट है। अधिकरण जो है, अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, नहीं थे तो इसलिए तो करेक्ट है दूसरा वाला। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 223A नहीं, 323A में जो है प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है वो। तो थर्ड को एलिमिनेट करके कितने मिलते हैं अपने को? 50% बोझ कम हो जाता। ठीक है, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें भारतीय संविधान में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अधिकरण से संबंधित एक नया भाग 14 का ए और 2 अनुच्छेद जोड़े गए। तो याद रखना कौन सा पार्ट है, 14 में भी ए है। ठीक है, PCS में पूछा है सवाल, उसके सामने लिखा था भाग 14, जो कि गलत था क्योंकि 14 के ए में है ये। तो एक अनुच्छेद है 323 का ए, दूसरा है 323 का बी। तो 323 के ए में यह अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। ये अधिकरण अर्धन्यायिक होते हैं जो सार्वजनिक सेवा में काम कर रहे व्यक्तियों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को हल करते हैं। अगर बात करें सेकंड वाले की, अनुच्छेद 323B की, तो यह अनुच्छेद अन्य सभी
विषयों जैसे कि कराधान हो गया, विदेशी मुद्रा हो गई, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहाँ 223 लिखा था जबकि 323 के ए और बी में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार ट्रेनों की चपेट में आने से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु हुई है? सबसे ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है रेल की पटरियों पर असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। फिर पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 और 10 से लेकर 2020-21 के बीच देखा जाए तो पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मृत्यु हुई है। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या में हाथियों की मृत्यु हुई है, 62 हाथी मरे हैं। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 हाथी और उड़ीसा में 27 हाथियों की मृत्यु हुई है रेल पर। ठीक है, रेल की पटरियों पर। और उत्तर प्रदेश में जो है 1 हाथी की मृत्यु हुई थी। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए जो है रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच जो है एक स्थायी समन्वय समिति का गठन हाल ही में जो है वो किया गया है, इसलिए न्यूज़ में है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बात हाथियों की हो रही है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाथी से रिलेटेड बताना है। हाथियों की संख्या सर्वाधिक कर्नाटक में है। प्रोजेक्ट हाथी एक केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रोजेक्ट हाथी योजना का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना भी है क्या? बिल्कुल, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट हाथी या हाथी परियोजना का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना भी है। और पहला वाला भी करेक्ट है, सर्वाधिक संख्या में हाथी कर्नाटक में ही है। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो प्रोजेक्ट हाथी को 1992 में डेट याद रखना पूछ लेते हैं। जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए जो है राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना। उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट हाथी का? पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य है मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना। ठीक है, एक ग्रीन यहाँ पे भी होना चाहिए था, ब्लू टिक। और बंदी गृह में कैद हाथियों को मुक्त करना भी प्रोजेक्ट हाथी का उद्देश्य है। और कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखिएगा। इसके बाद असम में है, असम के बाद है केरल में। हाथी से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी कर चुकी है पिछले साल। अब हाथियों की अगर गणना की तरफ देखें हम तो हाथी परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। पिछली बार हाथियों की गणना की गई थी वर्ष 2017 में। ठीक है, देखिए हाथी जनगणना 2017 के अनुसार देखें तो भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या कितनी है? 27,312। एलिफेंट रिजर्व हैं क्या भारत में? होंगे। ठीक है, भारत में लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड का सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, ये मॉर्निंग में पूछा था थंबनेल पर प्रश्न, कम्युनिटी टैब में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विचाराधीन कैदी से रिलेटेड लिखा है कुछ, निवारक निरोध के बारे में लिखा है कुछ। विचाराधीन कैदी, इसके अंतर्गत उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें अभी तक उन पर लगाए गए अपराधों के लिए दोष सिद्ध नहीं पाया गया है। बिल्कुल, तभी तो विचाराधीन है वो। ठीक है, निवारक निरोध, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। भारत में अगर जेलों में विचाराधीन कैदियों की आबादी देखें तो दुनिया में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 में सभी विचाराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को 6 महीने से भी कम, ठीक है, समय के लिए जो है हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 लोग जेल में थे
जिनमें से 68% विचाराधीन थे। ठीक है, जिनकी डेट पर डेट डालते हैं जज। देखिए, इससे पता चलता है कि जेल की जो संपूर्ण आबादी है उसमें विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात सुनवाई के दौरान अनावश्यक गिरफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम हो सकता है। बिल्कुल। प्रशासनिक या निवारक निरोध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बिना किसी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने और नियमित आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा वाला भी करेक्ट ही था। देखिए, जेलों का जो प्रशासन है और उसका प्रबंधन है वो है संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, याद रखना। कारागार या जेल जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है, और अभी ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन विचाराधीन कैदियों को, क्योंकि जेलों में जो है कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 118% चल रहा है। ठीक है, मतलब 100 से भी ऊपर हो गया, 18 18.5%। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ कैदियों को जो है पैरोल पर और कुछ को जो है बेल देकर जो है जगह कम करना है, थोड़ा मतलब खाली करनी है जेलों में। ठीक है, और अधिकतर जो है उन कैदियों को ही चुना जाएगा इसमें जो विचाराधीन हैं और जिनका जो अपराध है वो मतलब उस दर्जे का नहीं है कि वो बाहर आके किसी को नुकसान पहुंचा सकें इन पैरोल वाले दिनों में या जेल वाले दिनों में, मतलब बेल वाले दिनों में। ठीक है, इसलिए भी न्यूज़ में है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट हैं, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। सदन के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। इस लाइन का मतलब क्या है, एक तो लोकसभा हो गई, एक हो गई राज्यसभा। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सृजन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था या भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत ही किया गया था। तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर डी है इसका आंसर। तो लोकसभा का अध्यक्ष, देखिए लोकसभा जो कि देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है, अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, अपने में से चुनते हैं वो स्पीकर को। ठीक है, जो सदन के दिन प्रतिदिन कामकाज की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है, जैसे अपना अभी बताया कौन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, लोकसभा में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा में जो हो गया सभापति उपसभापति हो गया। लोकसभा के लिए अध्यक्ष, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के लिए एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सृजन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत किया गया था। ठीक है, प्रावधान किसके? 1919 के अधिनियम के। कब किया गया? वर्ष 1921 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, लिंगायत भारत में एक हिंदू संप्रदाय है जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजता है। उत्तर भारत में लिंगायत समुदाय का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। उत्तर भारत में थोड़ी, दक्षिण भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर केवल। तो लिंगायत भारत में एक हिंदू संप्रदाय है जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजता है। दक्षिण भारत में, ठीक है, लिंगायत समुदाय का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है, न कि उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक योजना है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में नगद राशि प्रदान की जाती है। क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक योजना है और इस योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, ठीक है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में नगद राशि प्रदान की जाती है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और आंशिक रूप से मजदूरी के नुकसान की भरपाई की जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हैप्पी हाइपोक्सिया, 4 विकल्प हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया यह तब होता है जब फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने और इसे नसों के जरिए शरीर के अन्य अंगों में भेजने की क्षमता कम होने लगती है। इसे किसे? ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। यह तब होता है जब शरीर की जीवाणुओं से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यह व्यक्ति के कारण संक्रमित होने से पहले की अवस्था है। यह उस व्यक्ति को होता है जो चिकनगुनिया और चिकन पॉक्स से संक्रमित है। हैप्पी हाइपोक्सिया, बताइए कौन सा करेक्ट है? ये तीसरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। यह व्यक्ति के कारण संक्रमित होने से पहले की अवस्था है। यहाँ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए यह कोरोना के कारण। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। फिलहाल अपना उत्तर ये नहीं है, ना ही उत्तर डी है जो चिकनगुनिया और चिकन पॉक्स से संक्रमित है। ठीक है। और ये बी वाला जो है, दूसरा वाला, ये बात कर रहा है म्यूकर माइकोसिस की। ठीक है। जो म्यूकर माइकोसिस है वो उनको हो रहा है जो ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या जो कोविड से या कोरोना से जो है रिकवर होके आए हैं, जिनका भी जो है बॉडी रिकवरी में है और उनका जो इम्यून है वो थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है। अधिकतर उन लोगों में जिनमें डायबिटीज़ की समस्या है उनको जो है ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस जो है इसको नाम दिया गया है, तो उनको होता है। या जो पहले से बीमार हैं और उस बीमारी से लड़ने के लिए उन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या उन स्टेरॉयड ले रहे हैं हमें मतलब काफ़ी लंबे समय से, और ऐसी दवाइयाँ, ऐसे स्टेरॉयड क्या करते हैं शरीर में उन दूसरे रोगों को तो सही कर देती हैं लेकिन अपने शरीर की रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको जो है कम करती है, तो उनको जो है हो रहा है। और अधिकतर ये जो है अभी युवाओं में ही ये फैल रहा है। और जो कोरोना के संक्रमण से जो है रिकवर करके आए हैं और उनमें भी कोरोना से वो लोग जो स्टेरॉयड लेके, स्टेरॉयड का मतलब है जो इंजेक्शन, ये जितने हैं, ठीक है। एक देखिए कोविड के 2 हैं इलाज। एक तो जो नॉर्मल इलाज है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन वाला, पैरासीटामोल की टैबलेट वाला। लेकिन अगर उससे शुरुआती दिनों में नहीं रुकता है तो हफ्ते बाद जो, या फिर 10 दिन 11वें दिन जो इंजेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, उसका भी 1 हफ्ते का लेकर कोर्स है, तो उनमें जो है ये समस्या हो रही है। तो ये म्यूकर माइकोसिस सेकंड वाला, ये पहला वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। हैप्पी हाइपोक्सिया यह तब होता है जब फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने और इसे नसों के जरिए शरीर के अन्य भागों में भेजने की क्षमता जो है वो कम होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए हैप्पी हाइपोक्सिया तब होता है जब फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने और इसे नसों के जरिए शरीर के अन्य अंगों में भेजने की क्षमता कम होने लगती है। और यह तब भी हो सकता है जब कुछ ब्लॉकेज की वजह से जो है रक्त वाहिकाएँ शरीर में पूरी तरह से खून नहीं पहुंचा पाती। कोरोना वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों और खून की नसों और श्वसन प्रणाली पर असर डालता है और संक्रमण की वजह से फेफड़े जो है ठीक से काम नहीं कर पाते और इसी वजह से रक्त वाहिकाओं में जो है सूजन आ जाती है और नसों में जो है सूजन की वजह से थक्के बन जाते हैं और ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है। इसी की वजह से जो है सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। देखिए कैसे पहचान करें कि हैप्पी हाइपोक्सिया है और क्या करें। ठीक है। देखिए खांसी, गले में खरांश, बुखार, सिर दर्द कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा आपको हैप्पी हाइपोक्सिया की पहचान करने के लिए कुछ और लक्षणों पर गौर करने की ज़रूरत है, जैसे कि होठों का नीला पड़ना, ठीक है, स्किन के रंग में बदलाव, बिना किसी शारीरिक मेहनत किए आपको पसीना आना, हैप्पी हाइपोक्सिया के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा होगा कि आप डेली जो है ऑक्सीमीटर से इसकी जांच करते रहें प्रतिदिन 2 से 3 बार दिन में। क्या करना है और आगे, अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 94% से जो है कम हो रहा है तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है। किसी डॉक्टर के टच में रहें
या होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को जो है तुरंत राहत के लिए डॉक्टर प्रोनिंग करने की सलाह भी दे सकते हैं। और ऑक्सीजन लेवल 90% से कम होने पर जो है मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेंटिलेटर सपोर्ट का मतलब एक तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खड़े से तो लिया नहीं जाता ऑक्सीजन। नहीं, घर पर ले सकते हैं, घर पर भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी जो है डॉक्टर की सलाह तो लगेगी। ठीक है, और मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की जो है सलाह दी जाती है। यही है हैप्पी हाइपोक्सिया। ठीक है, और ये हो रहा है आजकल। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, एक दो स्टैटिक होगा इसमें, इनकी प्रैक्टिस। देखिए, जो भी टेस्ट डाला जाता है उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें उसकी, देखें कि मेरे से कितने सवाल बन रहे हैं इनमें से। चलिए, धन्यवाद।